नमस्कार साथियों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच से मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि अपनी अंतिम कक्षा के दौरान मैंने हाईकोर्ट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नई सीरीज़ का आयोजन किया था, जिसके तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो क्लर्क की भर्ती परीक्षा है उसके तहत हम आने वाले हिंदी के विषयों पर अपनी चर्चा कर रहे थे। अपनी अंतिम क्लास में मैंने हिंदी के कुछ विषयों के प्रश्नों के साथ अपनी चर्चा को पूर्ण किया था। आज की अपनी इस कक्षा में हम लोग इसके एक महत्वपूर्ण टॉपिक विलोम जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो कि वोकैब का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, और उम्मीद करेंगे कि ये प्रश्न जो हैं वो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से आप सभी के लिए लाभकारी हों। तो आइए समय को ना गंवाते हुए हम अपनी आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। साथियों, सिर्फ एक विषय को लेने का हमारा एक उद्देश्य और भी है कि ये हाईकोर्ट के साथ ही अभी बीते कुछ दिनों में एसएससी जीडी की परीक्षा की तिथियां भी आयोग ने घोषित कर दी हैं। तो एसएससी जीडी की परीक्षा में भी हिंदी का जो एक चैप्टर है, हिंदी, वो एक ऑप्शन के रूप में हिंदी अंग्रेजी के रूप में है। तो कई छात्र हमारे ऐसे भी हैं जो एसएससी जीडी में हिंदी विषय को लेकर के परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो उनको भी ध्यान में रखते हुए ऐसे कुछ विषयों को साथ में लेकर के हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हाईकोर्ट के साथ साथ एसएससी जीडी की परीक्षा में शामिल होने वाले हमारे जो परीक्षार्थी हैं या हमारे जो बच्चे हैं वो लाभान्वित हो सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस श्रृंखला में हम विलोम के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आइए आज की अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ, जो कि है हमारा पहला प्रश्न है अनुराग का विलोम है। ठीक है, अनुराग का विलोम है। तो हम पहले विकल्प देख लेते हैं। विकल्प ए लिखा है अर्क, विकल्प बी द्वेष, विकल्प सी विराग और विकल्प डी राग। तो साथियों, पहले तो इस प्रश्न का हम उत्तर देख लेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा वो होगा अनुराग का सही विलोम होगा सी विराग। ठीक है, विराग। तो अनुराग का अर्थ होता है, अनुराग का शाब्दिक अर्थ प्रेम से होता है। ठीक है, प्रेम। ठीक है, तो उसके संदर्भ में जब हम देखते हैं तो इसका विलोम शब्द हमें मिलता है विराग। आइए इस प्रश्न के जो विकल्प हैं उस पर एक बार अपनी चर्चा को कर लेते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ अर्क। ठीक है, तो अर्क जो होता है, इस शब्द का अर्थ होता है, अर्क शब्द का जो पर्यायवाची होता है साथियों वो होता है सूर्य। ठीक है, सूर्य। ठीक, सूर्य का पर्यायवाची अर्क होता है। और विभिन्न जगह पे हम देखते हैं कि इसी से मिलता हुआ हमें एक शब्द मिलता है अर्कजा। अर्कजा। तो ध्यान रखिएगा, ये पद जो बना है वो अर्क में जा प्रत्यय को लगाने से बना है, जा प्रत्यय को लगाने से बना है। और इस जा प्रत्यय का अर्थ होता है जन्म लेने वाली। ठीक है, जन्म लेने वाली। तो सूर्य से जन्म लेने वाली यानी हो जाएगी सूर्य की पुत्री, सूर्य की पुत्री। और इस संदर्भ में ये पर्यायवाची हो जाता है यमुना का, ये पर्यायवाची हो जाता है यमुना का। तो याद रखिएगा, अर्क शब्द सूर्य का पर्यायवाची होता है। दूसरा पद यहाँ पे दिया है देश। ठीक है, तो द्वेष जो होता है, द्वेष जो होता है इसका अर्थ होता है बैर। ठीक है, या हम लोग सामान्य अर्थ में बोलते हैं मनमुटाव। ठीक है, किसी से बैर का भाव होना, किसी से मनमुटाव होने को हम द्वेष बोलते हैं। और द्वेष का विलोम जो होता है वो राग होता है। ठीक है, द्वेष का विलोम जो होता है वो राग होता है या अनुराग होता है। ठीक है, राग होता है, अनुराग होता है। तो इस प्रकार से ये इस प्रश्नों के जो विकल्प है उसके हमारी व्याख्या हो गई। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। ठीक है, रेखांकित शब्द का विलोम बताना है, रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। तो यहाँ पर देखिए एक पद यहाँ पे रेखांकित है अभिज्ञ, तो आपसे इस प्रश्न में इस अभिज्ञ का विलोम पूछ रहा है कि इस अभिज्ञ का विलोम क्या होगा। तो आइए पहले इसके विकल्पों को देख लेते हैं। इसका पहला विकल्प है ए सर्वज्ञ, दूसरा विकल्प बी अल्पज्ञ, तीसरा विकल्प सी अनभिज्ञ और चौथा विकल्प डी विज्ञ। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा अभिज्ञ। तो देखिए साथियों, मैंने आपको बताया भी था, पहले हम बता देते हैं। इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा अनभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार। ठीक है, अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार। और अनभिज्ञ, देखिए हमने आपको बताया था, अगर हिंदी में कोई शब्द जो है वो स्वर से प्रारंभ हो, कोई शब्द जो है यदि वो क्या स्वर से प्रारंभ होता है, जैसा कि ये शब्द है हमारा अभिज्ञ, इसका प्रारंभ हुआ किससे? इसका प्रारंभ हुआ स्वर से। तो हमने आपको बता रखा था कि हिंदी में किसी शब्द का विपरीत अर्थ प्राप्त करने के लिए हम प्रायः उपसर्गों का प्रयोग करके उसका विपरीतार्थक अर्थ भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, और हिंदी में विपरीत अर्थ प्राप्त करने के लिए प्रायः हम आ अथवा अन उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। आ अथवा अन उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। एक ये छोटा सा पॉइंट है जो हमने आपको समास की चर्चा के दौरान या अपनी विगत जो कक्षाओं में चर्चाएं रही हैं उसके दौरान इस पॉइंट को लिया है। तो अब यहाँ पे दिक्कत कुछ छात्रों को आती है कि सर कहाँ पे आ का प्रयोग करें और कहाँ पे अन का प्रयोग करें। तो उस चर्चा के दौरान भी मैंने आपको अपनी अंतिम कक्षाओं में बताया है कि ये जो कोई ऐसा शब्द जिसका प्रारंभ किससे? स्वर से होता है, और यदि उपसर्ग लगा करके हमें उसका विपरीतार्थक शब्द प्राप्त करना है तो हम उसके पहले अन उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अन उपसर्ग का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, किससे? स्वर से प्रारंभ होने वाले, स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्दों के साथ। तो अब यहाँ से देखिए हमारे सामने ये शब्द जो अभिज्ञ है, अब यदि हमें इसका विपरीतार्थक या विलोम शब्द प्राप्त करना है तो हम इसके पहले अन उपसर्ग का प्रयोग कर देंगे और इसके साथ अभिज्ञ शब्द को जोड़ देंगे। अभिज्ञ शब्द को जोड़ देंगे, हमारा जो अंतिम पद आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? वो अनभिज्ञ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अनभिज्ञ आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनभिज्ञ। ठीक, अनभिज्ञ। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? अब यहाँ पे जो है सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ जो है, अब ये शब्द होता है सभी का जानकार, जो सब कुछ जानता हो। तो अगर हम इसका विलोम बनाएंगे तो साथ ही उसका विलोम हम बना देंगे अज्ञ। अज्ञ, सर्वज्ञ का विलोम हो जाएगा अज्ञ, जिसको कुछ भी ना पता हो, जिसको कुछ भी ना पता हो। और अल्पज्ञ जो होगा, अल्पज्ञ जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा बहुज्ञ, क्योंकि अल्प मतलब होता है कम, अल्प मतलब होता है कम, और कम का विलोम होता है अधिक, अधिक या बहुत। कम का विलोम होता है अधिक या बहुत। तो उसी के संदर्भ में हम प्रत्यय जोड़ करके अल्पज्ञ का बनाएंगे बहुज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम हमारा हो जाएगा बहुज्ञ। ठीक है, आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थ का विलोम शब्द है। अर्थ का विलोम शब्द है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ जान लेते हैं, इसके विकल्प देख लेते हैं। तो ए का विलोम है अंत। ठीक है, ए विकल्प है इसका अंत, बी विकल्प है इति, सी विकल्प है अर्थ और डी विकल्प है अर्ध। ठीक है, अर्ध। अब यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इति, यानी अर्थ का विलोम शब्द होता है इति। अब यहाँ पर शब्द की व्याख्या देख लेते हैं। तो ये अर्थ शब्द जो हमारा होता है, देख लीजिए, इसका अर्थ होता है प्रारंभ, इसका अर्थ होता है प्रारंभ। ठीक है, तो अर्थ का अर्थ हो जाएगा प्रारंभ। इति का शाब्दिक अर्थ होता है समापन, इति का शाब्दिक अर्थ होता है समापन, इति का शाब्दिक अर्थ होता है समापन। ठीक है, अब यहाँ पे जो विकल्प हैं उसकी हम चर्चा कर लें। तो ये जो अंत विकल्प है इसका विलोम हो जाएगा अनंत, अंत का विलोम हो जाएगा अनंत। इसी प्रकार इस अर्थ का विलोम हो जाएगा अनर्थ, अर्थ का विलोम हो जाएगा अनर्थ। अब देखिए मैंने जो पॉइंट आपको पीछे बताया उस बिंदु का ही प्रयोग करके हम अपने इन विकल्पों के उत्तर दे रहे हैं। देखिए ये अंत पद है, इस पद का प्रारंभ किससे हो रहा है? स्वर से हो रहा है। तो अगर इसका विपरीतार्थक अर्थ प्राप्त करना है तो हम इसके पहले
अनुपसर्ग का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए अर्थ का प्रारंभ भी एक स्वर से हो रहा है और इसका विपरीत अर्थक बनाने के लिए भी हम यहाँ पे अनुपसर्ग का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये अनर्थ हो जा रहा है, अर्थ का अनर्थ। और ये अर्थ का शाब्दिक अर्थ होता है आधा, अर्थ का शाब्दिक अर्थ होता है आधा, और आधे का यदि विलोम बनाएंगे तो हम बनेंगे पूरा, और पूरे को हम लोग बोलते हैं पूर्ण, पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं पूर्ण। तो हमारा अर्ध का विलोम हो जाएगा पूर्ण, अर्ध का विलोम क्या हो जाएगा पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न के चारों आंसर हो जाएंगे, और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इति इति। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है स्मरण का विलोम है। ठीक है, स्मरण का विलोम है, तो ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए है इसका भूलना, ऑप्शन बी स्मरण, ठीक है, ऑप्शन सी विस्मरण, और ऑप्शन डी सुस्मरण। ठीक है, ऑप्शन डी सुस्मरण। तो यहाँ पर पहले तो जानते हैं इस प्रश्न का हमारा जो सही पद होगा वो होगा ऑप्शन सी विस्मरण। ठीक है, ऑप्शन सी यानी स्मरण का जो विलोम शब्द होगा वो विस्मरण होगा, और सामान्य बोलचाल की भाषा में इसका हमें अर्थ भी मालूम रहता है। ठीक, स्मरण पद जो होता है उसका अर्थ होता है याद रहना, याद रखना, ठीक है, याद, और विस्मरण का अर्थ होता है भूलना, विस्मरण का अर्थ होता है भूलना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए एक जो मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर स्मरण का मतलब याद होता है, तो यहाँ भूलना लिखा है, आपने ए विकल्प के रूप में इसको क्यों चयन के नहीं किया। ठीक है, या दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि सर जी स्मरण यहाँ भी तो आ उपसर्ग का प्रयोग आ रहा है। तो देखिए हिंदी को पढ़ते समय विलोम, खास तौर से जब विलोम चैप्टर का हम लोग अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर कई बार ऐसी दुविधा आती है कि विकल्प में हमें एक से अधिक ऐसे विकल्प प्राप्त हो जाते हैं जिनका अर्थ विपरीत प्राप्त होता है। अब ऐसी जब हमारे सामने ऐसी जब हमारे सामने परिस्थिति आती है तो ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने ये दुविधा होना स्वाभाविक है कि हम उन दो प्रश्नों में से किसका चयन करें, क्योंकि दोनों ही पद जो हैं या दोनों ही विकल्प जो हैं वो उसके विपरीत अर्थ को दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में साथियों ध्यान रखिएगा कि विलोम में अर्थ के साथ उत्तर का चयन करते समय ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, या इस चीज का भी हमें ध्यान रखना होता है कि जिस प्रश्न का हम उत्तर दे रहे हैं वो प्रश्न जो है वो शब्दों की किस श्रेणी के अंतर्गत है, शब्दों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। साथियों आप लोगों को अगर याद हो, हमने अपनी अंतिम कक्षाओं के दौरान, या जिसको नहीं पढ़ा हो तो वो जा करके हमारे पीछे की कक्षाओं में हमारे वीडियोस में संचित है शब्द रचना का टॉपिक, उसमें जा करके पढ़ सकता है। वहाँ पे हमने आपको विस्तृत रूप से शब्दों का अध्ययन करवाया था कि शब्दों का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है और कैसे कैसे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं। लो वहाँ पे हमने शब्दों के विभाजन में शब्दों के विभाजन का एक आधार लिया था कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का विभाजन। तो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर जब हम हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को देखते हैं तो वहाँ पर जो हमारे शब्द होते हैं उसका विभाजन विभिन्न 4 प्रकार से किया जाता है मुख्यतः, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द आते हैं। तो यहाँ से उस लॉजिक को हम जोड़ना चाहते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि जब हम विलोम का आंसर देते हैं और हमारे सामने विकल्प की ऐसी स्थिति आती है कि हमारे सामने दो ऐसे विकल्प होते हैं जिनका अर्थ एक ही है, या दोनों दिए गए शब्द का, जैसे इस स्मरण शब्द का विपरीत अर्थ प्रदान कर रहे हैं, विपरीत अर्थ प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे समय में हमें यह देखना होता है कि जो हमारा प्रश्न हमको दिया गया है, जो दिया गया है जिसका विपरीत अर्थ हमसे पूछ रहा है, वो शब्द किस श्रेणी का है, किस कोटि का है। कोटि का मतलब यहाँ पे क्या है, क्या वो शब्द तत्सम का है कि तद्भव का है कि देशज का है कि विदेशज का है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर कोई शब्द देशज का है, कोई शब्द तत्सम का है या तद्भव का है,
तो उसका विपरीत शब्द भी हम उसी का चयन करेंगे जो उसके समान हो। यदि देशज का शब्द प्रश्न में दिया हुआ है तो उत्तर के रूप में हम देशज का ही चयन करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखिए, जैसे हम यहां पर देखते हैं स्मरण शब्द जो है, अगर हम इसकी चर्चा करें तो ये उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम का पद हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर भूलना भी इसका विपरीत अर्थ दे रहा है और विस्मरण भी इसका विपरीत अर्थ दे रहा है। लेकिन यहां पर जब हम इस प्रश्न के उत्तर का चयन करेंगे तो उत्तर का चयन करते समय हम इस बात को अपने मन में रखेंगे कि कौन सा शब्द इसमें से तत्सम की प्रकृति का होगा। तो जब हम भूलना और विस्मरण के अर्थ को देखेंगे तो यहां पे हमें ये सी जो विस्मरण प्राप्त होगा, इसकी प्रकृति हमें तत्सम शब्द की प्राप्त होगी। तत्सम शब्द की प्राप्त होगी। तो हमने आपको क्या बताया कि यदि तत्सम का शब्द दिया हुआ है, विलोम के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग यह याद रखेंगे। यदि प्रश्न में यदि तत्सम का शब्द दिया गया है, तत्सम का शब्द दिया गया है, तो उसका उत्तर जो होगा वो भी तत्सम के शब्द की कोटि का ही होगा। तत्सम के शब्द की कोटि का ही होगा। इसी प्रकार से यदि प्रश्न में तद्भव दिया है या देशज दिया है या विदेशज दिया है, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। ठीक है। तो यहां पे इसका उत्तर भी तद्भव की कोटि का होगा, देशज की कोटि का होगा और विदेशज की कोटि का होगा। विदेशज की कोटि का होगा। ठीक है साथियों। ये होगा कब? ये जब होगा जब विकल्प में एक से अधिक विपरीतार्थक शब्द हो। ये ध्यान रखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि शब्द में विलोम का एक ही पद दिया हुआ है विकल्प के रूप में और आप वहां पर ढूंढने बैठ जाए कि सर जी तत्सम शब्द है और इसका देशज दे दिया है, कि तत्सम शब्द है उसका तद्भव दे दिया है। अरे जब एक ही है तो आपको उसका विपरीत अर्थ लेना है। ठीक है। उसका विपरीत अर्थ लेना है तो जो विपरीत अर्थ देगा वो उसका विलोम हो जाएगा। लेकिन जब विपरीत अर्थ के रूप में दो विकल्प दे दिए जाएं जो दोनों ही विपरीत अर्थ देते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको इस लॉजिक से अपने उत्तर का निकालना होगा। बहुत बार ऐसी समस्याएं आती हैं छात्रों के सामने और अच्छी परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न आपके सामने रख दिए जाते हैं कि विकल्प में एक से अधिक विलोम शब्द दे दिया और उसमें आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आप किसका चुनाव करते हो। फिर कुछ लोग पेपर के बाद आकर के इस पर चर्चा करते हैं कि अरे यार होता तो इसका ये भी है और पेपर में मान्य नहीं किया गया। तो उसका एक लॉजिक होता है, उसका एक बाकायदा कारण होता है और वो कारण ये होता है, इस कारण के आधार पर आयोग क्या कहता है, अपने उत्तरों को निर्धारित करता है या प्रश्नों के उत्तर देता है। ठीक है। तो आशा करता हूँ ये बिंदु जो है आप लोगों के समझ में आया होगा। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है विलोम से संबंधित, इस बिंदु को आप लोग याद रख लेंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प सी। आइए अपने अगले उत्तर को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म ठीक है। हमें ऐसे युग्म का चयन करना है जिसमें जो युग्म दिया हुआ है वो युग्म विपरीतार्थक प्रकृति का हो। ठीक है। विपरीतार्थक प्रकृति का हो। अब जरा हम विकल्प की चर्चा करते हैं। तो विकल्प ए अपव्यय मितव्यय, बिल्कुल अपव्यय मतलब अधिक खर्च करने वाला और मितव्यय मतलब कम खर्च करने वाला। ठीक है। पहले ही विकल्प हमें दिख रहा है तो आंसर तो इस प्रश्न का यही हो जाएगा विकल्प ए, क्योंकि यही एकदम शुद्ध रूप है। अब हम इसके बाकी के प्रश्नों पर जरा चर्चा कर लेते हैं, बाकी के विकल्पों को भी देख लेते हैं। तो बाकी के विकल्प जो है, आज्ञा का निंदा, बिल्कुल नहीं। ठीक है। निंदा शब्द जो होता है, निंदा शब्द का मीनिंग ही अलग है। निंदा का मतलब होता है किसी की बुराई करना, किसी की बुराई करना। ठीक है। और इसका जो विलोम बनेगा वो बनेगा, निंदा का बनता है भैया स्तुति।
निंदा का विलोम हो जाएगा स्तुति। इसी प्रकार से वहां जो विकल्प दिया हुआ है देखिए, ये जो आज्ञा पद दिया हुआ है, आज्ञा का, इसका हो जाएगा अवज्ञा। अवज्ञा लिख लीजिए, लिखते जाएगा, ठीक है। उपकार, उपकार, उपकार का मतलब होता है भलाई, ठीक है, किसी का भला चाहना, ठीक है। तो उपकार का विलोम होता है अपकार, उपकार का विलोम होता है अपकार, ठीक है। और विकल्प डी जो महत्वपूर्ण है, ईर्ष्या, ठीक है, ईर्ष्या। तो ईर्ष्या का द्वेष नहीं होता बल्कि राग का द्वेष होता है, राग का द्वेष होता है, राग का विलोम होता है द्वेष, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, अपव्यय का मित व्यय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है उन्मूलन का विलोम है। विकल्प देखते हैं। विकल्प ए कह रहा है अवमूल्यन, बी विश्लेषण, सी रोपण और डी संश्लेषण। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर होगा, उन्मूलन का विलोम होगा सी रोपण, उन्मूलन का विलोम होगा सी रोपण। उन्मूलन का अर्थ होता है, उन्मूलन का अर्थ होता है उखाड़ना, उन्मूलन का अर्थ होता है उखाड़ना, ठीक है। और रोपण का अर्थ होता है रोपना, रोपना, ठीक है, रोपना। हम लोग कहते हैं पौधे को हम लोग रोपते हैं तो उसको पौधारोपण बोलते हैं, ठीक है, या लगाना, ठीक है। एक चीज हो गई उखाड़ना, दूसरी चीज हो गई लगाना। तो इस संदर्भ में इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी अवमूल्यन। अवमूल्यन का, ठीक है, अवमूल्यन का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो होगा मूल्यन, ठीक है, मूल्यन, ठीक है। अवमूल्यन का विलोम होगा मूल्यन, या कहीं कहीं ये अधिमूल्यन के रूप में भी मिल जाता है, अधिमूल्यन। दूसरा क्वेश्चन है विश्लेषण संश्लेषण। तो याद रखिएगा विश्लेषण का विलोम होता है संश्लेषण, विश्लेषण का विलोम होता है संश्लेषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8वां, कौन सा विलोम युग्म सही है। फिर से वही क्वेश्चन है कि आपको उस युग्म को पहचानना है जो सही हो। तो विकल्प देखते हैं। विकल्प ए स्मरण का विस्मरण, बी खंडन का विखंडन, सी नत का विनत और डी शिष्ट का विशिष्ट। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। इस प्रश्न का आंसर देखते हैं हम लोग। इस प्रश्न का आंसर अभी हम लोग पीछे देख करके आए, मैंने व्याख्या की थी। स्मरण का विलोम जो होता है वो विस्मरण होता है। तो सही युग्म तो हो जाएगा इसका ए। ये आपका युग्म जो होगा वो एकदम सही विलोम युग्म होगा। अब इसके जो विकल्प है उन विकल्पों की चर्चा करते हैं। तो विकल्प बी जो इसका दिया हुआ है, विकल्प बी, उसका एक पद दिया हुआ है खंडन, ठीक है। खंडन के साथ वहां विखंडन दिया हुआ है। तो खंडन और विखंडन, ध्यान रखिएगा, खंडन और विखंडन ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। खंडन मतलब भी टूटना होता है और विखंडन मतलब भी टूटना होता है। तो खंडन का जो विलोम होता है साथियों, लिख लीजिएगा, होगा मंडन। खंडन का विलोम हो जाएगा मंडन। और बचपन से ही हम लोग पढ़े हैं, अगर आप लोगों ने थोड़ी सी रसायन विज्ञान पढ़ी होगी तो वहां पे आपने नाभिकीय चैप्टर में नाभिक की दो प्रक्रियाएं पढ़ी होंगी, नाभिक का जुड़ना और नाभिक का टूटना। और उसे ही हम दो नामों से जानते हैं। जब नाभिक टूटता है तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। यानी टूटने का अर्थ क्या हो गया, टूटने का मतलब हो गया विखंडन, और नाभिक का जुड़ना यानी टूटने का विलोम क्या हो गया, जुड़ना हो गया। और उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संलयन। क्या बोलते हैं, संलयन। ध्यान रखिएगा। तो विखंडन का विलोम हो जाएगा संलयन, विखंडन का विलोम हो जाएगा संलयन। सी विकल्प है हमारा नत, ठीक है। तो नत का अर्थ होता है झुकाव या झुका हुआ या
झुका हुआ, नत का अर्थ होता है झुका हुआ, तो इसका विलोम जो बनता है वो बनता है अनत। अनत, ठीक है, अनत। और विनत जो शब्द होता है इसका मतलब होता है सौम्य, उदार, ठीक है, सौम तो उदार, तो इसका विलोम विनत का हो जाएगा उग्र। सौम्य का उग्र हो सकता है तो विनत का उग्र हो सकता है। इसी प्रकार से विकल्प डी जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है शिष्ट का विशिष्ट ना। शिष्ट मतलब होता है सभ्य, शिष्ट मतलब होता है सभ्य, लिख लीजिए, शिष्ट मतलब होता है सभ्य। तो इसका विलोम बन जाएगा, शिष्ट का बनेगा अशिष्ट, शिष्ट का विलोम बनेगा अशिष्ट, लिख लीजिए, शिष्ट का विलोम बन जाएगा अशिष्ट। ठीक, तो इस प्रश्न के उत्तर के साथ हमने इसके विकल्पों पर चर्चा कर ली। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। अच्छा, अब यहां पे देखना है कौन सा विलोम युग्म सही नहीं आपको बताना है। तो विकल्प देखते हैं। विकल्प ए सापेक्ष का निरपेक्ष, बी आपत्ति का विपत्ति, सी स्वकीय का परकीय, और डी व्यष्टि का समष्टि। ठीक है, तो यहाँ पे जो शब्द आए हैं साथियों, जो विकल्प के रूप में हमारे सामने युग्म दिए हैं, वो विकल्प भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ विलोम के ही संदर्भ में नहीं, इसमें कुछ शब्द वाक्यांश के संदर्भ में भी परीक्षा में आपसे सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आइए उन पे पहले चर्चा कर लेते हैं। उसके पहले हम इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो विलोम युग्म सही नहीं है, तो अगर उसकी चर्चा करें तो देखिए सापेक्ष का निरपेक्ष बिल्कुल होता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, आपत्ति और विपत्ति, देखिए ये दोनों आप थोड़ा सा अगर फोकस हो करके मस्तिष्क को स्थिर करके आप पढ़ते हैं तो अर्थ से ही आप बहुत आसानी से निकाल लेते हैं कि आपत्ति और विपत्ति शब्द जो हैं ये लगभग समानार्थी हैं, तो विपरीतार्थक प्रकृति के हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, ये जोड़ा जो है वो सही नहीं है, सही नहीं है। पहले इसी को देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। हमारा प्रश्न है आपत्ति। ठीक है, तो आपत्ति का विलोम लिख लीजिए। आपत्ति का विलोम होता है अनापत्ति, अनापत्ति। ठीक है, और दूसरा इसका जो पद लिखा हुआ है विपत्ति, तो विपत्ति पद का विलोम होता है संपत्ति, संपत्ति। विपत्ति का विलोम होता है संपत्ति। तो ये दोनों मिल गए आपको, तो ध्यान रखिएगा आपत्ति और विपत्ति ये दोनों विपरीतार्थक न होकर के समानार्थी प्रकृति के शब्द हैं, जिनका लगभग अर्थ क्या होता है, समान होता है। विकल्प सी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्वकीय और परकीय, तो बिल्कुल सही है, ये दोनों ही विपरीत प्रकृति के शब्द हैं। स्वकीय कहीं कहीं ये स्वकीया के रूप में भी मिलता है, स्वकीया के रूप में भी मिलता है, और ये परकीय शब्द जो है वो परकीया के रूप में मिलता है। आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो है ये वाक्यांश के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, स्वकीया का जो अर्थ होता है वो होता है अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्री, अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्री, करने वाली स्त्री को हम किस नाम से जानते हैं भाई? इसको हम स्वकीया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्वकीया के नाम से जानते हैं। और परकीया जो होती है वो किसी अन्य पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को बोलते हैं, प्रेम करने वाली स्त्री को बोलते हैं। यानी ऐसी स्त्री जो किसी अन्य पुरुष से प्रेम करे, अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से प्रेम करे, ऐसी स्त्री को हम परकीया बोलते हैं।
तो वाक्यांश के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक। और व्यष्टि का समष्टि, ये बिल्कुल एकदम विपरीतार्थक शब्द है, ठीक है। समष्टि का मतलब होता है संपूर्ण, ठीक है, एक साथ, और व्यष्टि का मतलब होता है बिखराव, अलग अलग। व्यष्टि का मतलब होता है बिखराव या अलग अलग, ठीक है। तो समष्टि और व्यष्टि जो है एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है सघन का विलोम है। तो विकल्प देखते हैं। विकल्प ए है इसका विरल, विकल्प बी अचल, सी जटिल, डी गहन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प ए, सघन का विरल, ठीक है, सघन का विरल। अब बाकी विकल्पों पे चर्चा कर लेते हैं हम। तो अचल, अचल का विलोम हो जाएगा चल, ठीक है। अचल का मतलब होता है जो चलायमान ना हो, जो ना चल सके, उसे हम बोलते हैं अचल। जटिल का मतलब होता है कठिन, तो इसका विलोम हो जाएगा सरल, ठीक है। और गहन का अर्थ होता है शाब्दिक विस्तृत, विस्तृत। ये इसका शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं मैं, या इसी को हम बोल सकते हैं संपूर्ण, संपूर्ण। तो गहन का अर्थ हो जाएगा विस्तृत या संपूर्ण। तो इस प्रकार से सघन का जो हमारा विपरीतार्थक या विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा विकल्प ए, विरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, आगरा जाने के लिए पूर्वान्ह में तो गाड़ियां हैं, किंतु फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, रिक्त स्थान है, में कोई गाड़ी नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, आपसे सिर्फ आपके विवेक पे आधारित प्रश्न को पूछ रहा है, ठीक है। विवेक पर आधारित क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहाँ पे आपको निश्चित करना है कि आपको विकल्प किस प्रश्न के अनुसार चुनना है। आपको जो प्रश्न की भाषा दी गई है उसमें एक ऐसा शब्द दिया गया है जिस शब्द का विलोम शब्द आपको विकल्प के रूप में दिया गया है। तो यहाँ पर जरा विकल्प पहले देखते हैं हम लोग। तो विकल्प देखते हैं, ए गोधूली, बी रात्रि, सी भोर और डी अपराह्न, ठीक है। तो जरा थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं, प्रश्न की भाषा को समझें। तो यहां पर देखिए एक शब्द दिया हुआ पूर्वान्ह, ठीक है। तो यहीं से आपका आंसर निकल सकता है, पूर्वान्ह में तो गाड़ियां हैं किंतु इसका विपरीत समय जो होगा उस समय गाड़ियां नहीं होंगी। तो इसका विपरीत जो होगा वो हो जाएगा विकल्प डी, अपराह्न, ठीक है। अब ये दोनों प्रश्न का अर्थ क्या है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, एक शब्द होता है पूर्वान्ह, एक शब्द होता है मध्याह्न, और तीसरा शब्द होता है अपराह्न। ठीक है। मध्य का समय यदि हम बात करें दिन में, तो मध्य का समय कहलाता है 12 बजे का समय, और 12 बजे के पहले का समय जो होता है उसको हम पूर्व बोलते हैं। बहुत आसानी से देखेगा। तो यदि कभी पेपर में पूछा जाए कि एकदम मध्य का समय या 12 बजे का समय क्या कहलाता है, तो वो समय कहलाएगा मध्याह्न, ठीक है। 12 बजे से पहले का समय, बारह बजे से पूर्व का समय, वो कहलाएगा पूर्वान्ह। और तीसरा जो होगा कि 12 बजे के बाद का समय, बारह बजे के बाद का समय ये जो होगा इसे हम बोलेंगे अपराह्न। 12 बजे के बाद का समय क्या कहलाएगा हमारा? अपराह्न कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के जरा विकल्प पे हम एक बार और चर्चा कर लेते हैं। इसी में एक समय दिया है गोधूली, ये भी वाक्यांश के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों, विलोम हम पढ़ रहे हैं और हम अपनी लास्ट कक्षाओं में आप लोगों से इस चीज़ की चर्चा करते रहे हैं कि जब तक किसी विषय के एक टॉपिक को हम दूसरे टॉपिक से मिलाकर नहीं पढ़ते, तब तक हमारा जो अध्ययन होता है वो पूर्ण नहीं होता है। जब तक हम एक विषय को दूसरे विषय में उसकी कनेक्टिविटी जोड़ नहीं पाते, तब तक एक प्रतियोगी छात्र के रूप में हमारी पढ़ाई जो है वो पूरी नहीं है। एक एक चैप्टर के रूप में अलग अलग चीज़ों को पढ़ना, वो आपके स्कूल स्तर की या जो हमारे ठीक है पढ़ाई होती है इंटरमीडिएट लेवल तक, तो उस स्तर पर तो ठीक है, लेकिन जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं तो वहाँ पर आपको एक विषय से दूसरे विषय का जो तारतम्य होता है, जो जुड़ाव होता है, वो आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों को कर पाते हैं तो परीक्षा में निश्चित ही आप सफलता को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं आपको पढ़ा विलोम रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो शब्द हैं वो कहाँ किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे परीक्षाओं में और भी रूपों में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उसकी भी चर्चा हम साथ में लेकर के कर रहे हैं। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि शब्द देखिए वाक्यांश में भी आपसे पूछ सकता है इस संदर्भ में। यहाँ पर सीधे सीधे इसका हमने विलोम बता दिया, लेकिन वाक्यांश में भी ये पूछ सकता है कि दोपहर के समय को, मध्य 12 बजे के समय को हम किस नाम से जानते हैं, या 12 बजे के पहले का समय जो होता है या बाद का समय जो होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसकी चर्चा हो गई। इसी प्रकार से जो हमारे 8 पहर होते हैं, उन 8 पहरों में एक पहर होता है जिसको हम गोधूली के नाम से जानते हैं। तो ये गोधूली का समय जो होता है ये क्या होता है, तो गोधूली का समय जो होता है वो होता है संध्या और रात्रि के मिलन का समय। ठीक है, ये कैसा समय होगा, ऐसा समय होगा जब सूरज अस्त हो रहा होगा, दिन ढल रहा होगा और चंद्रमा क्या हो रहा होगा, उदित हो रहा होगा, रात आ रही होगी। ठीक है, रात का प्रारंभ हो रहा होगा। तो ऐसे समय की जो बेला होगी, ऐसे समय की जो बेला होगी, उस बेला को हम गोधूली बेला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, गोधूली बेला के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा, आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है, रेखांकित शब्द का उचित विलोम बताएं। यहाँ पे थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, मैं इसको ठीक से रेखांकित कर देता हूँ। यहाँ कुल मिलाकर के पूछा गया है आशा का विलोम क्या है, आशा का विलोम क्या है। तो विकल्प देखते हैं। विकल्प ए उदास, बी दुख, सी निराशा, डी हताश। तो बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आ और अन बताया, इसी प्रकार से विपरीत अर्थ देने के लिए नी उपसर्ग का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इस पद का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आशा का निराशा। ठीक है, आशा का निराशा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसके विकल्प देख लेते हैं। तो उदास का प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है, दुख का सुख हो जाएगा। ठीक है, दुख का सुख हो जाएगा। नेक्स्ट, मौसम में आर्द्रता छाई है, रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा, रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा। यानी यहाँ पूछ रहा है आर्द्रता का विलोम आपसे पूछ रहा है, आर्द्रता का विलोम आपसे पूछ रहा है। विकल्प ए दिया हुआ है शुष्कता, बी सूखा, सी आर्द्र और डी गीला। ठीक है, तो जरा यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आर्द्रता का शुष्कता, आर्द्रता का शुष्कता। ठीक है, देख लेते हैं बाकी के विकल्प। तो सूखा का विलोम देखें, बी का विकल्प हो जाएगा डी विलोम, बी का विलोम हो जाएगा डी गीला का सूखा। ठीक, और आर्द्र का विलोम हो जाएगा शुष्क, आर्द्र का विलोम हो जाएगा शुष्क। आर्द्र का मतलब होता है नमी युक्त, आर्द्र का शाब्दिक अर्थ होता है नमी
युक्त, नमी युक्त को हम लोग बोलते हैं आर्द्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा अगला क्वेश्चन है उपत्यका का विलोम है। उपत्यका का विलोम है। ए पर्वत, बी घाटी, सी आदित्यका और डी विसर्जन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा सी आदित्यका। ठीक है, आदित्यका। इन दोनों प्रश्नों का अर्थ देख लेते हैं हम। उपत्यका और आदित्यका। ठीक है, तो उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत की तलहटी की भूमि। पर्वत की तलहटी की भूमि जो होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उपत्यका के नाम से जानते हैं। और आदित्यका जो होता है तो होता है पर्वत की ऊपरी सतह। ऊपरी सतह, इसको हम किस नाम से जानते हैं? आदित्यका के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आदित्यका के नाम से जानते हैं। तो साथियों इस उपत्यका का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा सी आदित्यका। अब दे रहा है निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। एक युग्म अशुद्ध है, तो अशुद्ध युग्म का चयन करना है आपको। तो विकल्प देखते हैं। उन्मुख का विमुख, बी रित का अनृत, सी गत का आगत और डी मंद का शन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी मंद का शन है। लेकिन दोनों ही समानार्थी शब्द हैं। मंद मतलब भी धीमा होता है। चाहे मंद का अर्थ ले चाहे शनय का अर्थ ले, दोनों का अर्थ ही होता है धीमा। ठीक है, धीमा। ठीक है, बहुत अच्छा। पुराने समय में कई लोग नित्य नवीन प्रयोग करते हैं। तो एक बहुत चर्चित गाना रहा है बॉलीवुड का, हम लोग सुनते रहे, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। तो BHU के कुछ शोधार्थी हैं संस्कृत निकाय के, तो उन्होंने अपने प्रयोगों के अंतर्गत बहुत मधुर ध्वनि के साथ इस गाने को संस्कृत में परिवर्तित किया है। ठीक है, आप सुनिएगा, आनंदित होंगे आप। और आनंदित होने के साथ साथ आपका जो मैं कहता हूं ना कि पढ़ना सिर्फ किताबों से नहीं होता है, आप चलते फिरते भी अध्ययन कर सकते हैं। आप अपना आनंदित होने के लिए गाना सुन रहे हैं। आनंद प्राप्त करने का मतलब है माइंड को रिलैक्स देना। हम कह रहे हैं आप वो संस्कृत का गाना सुन लीजिए, आपके वोकैब में, शब्दकोश में इतनी वृद्धि होगी जितनी आप एक किताब को पढ़ के नहीं कर सकते। हमेशा मैं कहता हूं आप अच्छी कविताएं सुनिए, अच्छी गजलें सुनिए। ठीक है, अच्छे कवियों को सुनिए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, इससे आपका शब्दकोश बढ़ेगा। सिर्फ ऐसे ही नहीं होता कि अपना किताब उठा लिया और लेकर के पर्यायवाची पढ़ने बैठ गए। अरे क्या होगा उससे? अभी पढ़ोगे थोड़ी देर में याद हो जाओगे। लेकिन अगर कोई चीज़ आप सुन रहे हैं जो आपके मन मस्तिष्क में एक साथ जा रही है, दो प्रक्रियाएं जहां एक साथ हो रही हैं, श्रवण के साथ साथ दृश्य की प्रक्रिया भी हो रही है। जब आप पढ़ते हैं किताब को तो आपकी सिर्फ आंखें चलती हैं, आपका मस्तिष्क उसको ग्रहण करने का प्रयास करता है। लेकिन जब आप टीवी पे उसको विजुअल देखते हैं तो आपकी आंखों के साथ साथ आपके कान की इंद्रियां भी उसको ग्रहण करती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी मस्तिष्क आंखों के साथ साथ कानों के द्वारा भी उन चीजों को ग्रहण करता है और आपके मन में एक छवि उसकी बना देता है। ठीक है, तो उसकी पंक्ति बहुत बढ़िया है। वो बोलते हैं शनय शनय मम हृदयम अगच्छन, शनय शनय मम हृदय चौर्याम। ठीक है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, मतलब शनय शनय मम हृदय। बहुत प्यारा गाना, आप लोग सुनिएगा। आप लोगों से निवेदन है
तो ध्यान रखिएगा, शनह, शनह मतलब होता है धीमा या धीरे धीरे, धीमा। ठीक, नेक्स्ट। तो ये इसका हो गया भाई कि अब ये देखिए दोनों समान अर्थ हो गए, तो इसका विपरीत नहीं होगा। अब अगर हम देख लेते हैं तो मंद या शनह का जो विलोम होता है द्रुत। द्रुत का मतलब होता है तीव्र, तेज। ठीक है, द्रुत। उन्मुख का विलोम होता है भैया विमुख होता है, बिल्कुल सही होता है। ठीक। गत का आगत, गत मतलब गया, आगत मतलब आना, गत मतलब जाना, आगत मतलब आना। रित का अनृत, ठीक है, रित का अनृत। अब इसमें क्या है देखिए, तो री भी स्वर है, री भी स्वर है, और इसके साथ अनुपसर्ग का प्रयोग किया, अनुपसर्ग का प्रयोग करके इस रित को जोड़ दिया, तो देखिए अनृत शब्द बन गया, अनृत शब्द बन गया। तो अनुपसर्ग का प्रयोग करके हम विपरीतार्थक शब्दों को प्राप्त करते हैं, जो कि आज हमने अभी आपको बताया ही है। तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम का प्राकृतिक से वही संबंध है जो उर्वर का किसे, यानी यहां पे आपसे पूछ रहा है प्रश्न की, अगर भाषा को ठीक से पढ़े तो आप पढ़ पाएंगे। उर्वर का विलोम आपसे चाह रहा है, उर्वर का विलोम आपसे चाह रहा है। तो विकल्प देखते हैं, ए ऊसर, बी अस्त, सी कर्कश और डी मधुर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा साथियों हो जाएगा ए ऊसर। ठीक है, उर्वर का मतलब होता है उपजाऊ, ऊसर का मतलब होता है बंजर। ठीक है, उपसर्ग का प्रयोग करके आप ध्यान रखिएगा, यदि विकल्प में ऊसर ना दिया हो तो अनुर्वर भी हो सकता है। उपसर्ग का प्रयोग करके हम इसका एक विलोम बना सकते हैं, उर्वर का विलोम अनुर्वर, उर्वर का विलोम अनुर्वर। ठीक। अस्त का, अस्त मतलब डूबना, तो इसका हो जाएगा उदय, उगना। और कर्कश का विलोम होता है मधुर। ठीक है, कर्कश जो सुनने में क्या हो, अच्छा ना लगे, जैसे कौवे की आवाज होती है, काए काए करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैसी ध्वनि है उसकी, हम लोग कहते हैं कर्कश ध्वनि है, कान को सुनने में अच्छी नहीं लग रही है। संस्कृत में एक बहुत सुंदर श्लोक कहा गया है कि काका कृष्ण पिका कृष्णा को भेदा पिक काकयो, बसंत समय प्राप्ते काका काका पिका पिका। कौआ भी काला, कोयल भी काली। तो व्यक्तियों के सामने, बुद्धिजीवियों के सामने ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भाई पहचान कैसे करें, दोनों काले हैं, बोल रहे नहीं है, बैठे हुए हैं सामने, तो कैसे पहचाने कि कौन कोयल है और कौन कौआ है। तो ज्ञानी लोग कहते हैं कि ऐसे समय में व्यक्ति को धैर्य धारण करना चाहिए, क्योंकि जब बसंत ऋतु आती है तो बसंत ऋतु में कोयल मधुर गान करती है, अपनी मधुर ध्वनि के साथ गीत गाती है। ठीक है, बसंत के आने का आगमन संदेश देती है, बसंत के आने का संदेश देती है। इसी कारण कोयल का एक पर्यायवाची बसंत दूतिका भी होता है, याद रखिएगा, कोयल का एक पर्यायवाची बसंत दूतिका भी होता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, कनेक्ट करके मैं आपको बता दे रहा हूं। तो कोयल की ध्वनि जो होती है वो मधुर ध्वनि होती है, और कौवे की जो ध्वनि होती है वो कर्कश ध्वनि होती है। तो मधुर का विलोम क्या हो जाएगा, कर्कश हो जाएगा। मधुर का विलोम क्या हो जाएगा, कर्कश हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन, उस कृपण के चर्चे दूर दराज तक हैं। तो यहां पर आपको ये जो रेखांकित पद दिख रहा है, इसका विलोम बताना है, यानी कृपण का आपको विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो विकल्प देखते हैं, अर्पण, ठीक है, अर्पण, बी दानी, सी तर्पण, डी शूरवीर। तो कृपण का जो आंसर होगा वो होगा बी दानी, बी दानी। कृपण का अर्थ क्या होता है साथियों, कृपण का अर्थ देखिए, कृपण का अर्थ होता है कंजूस व्यक्ति, कंजूस व्यक्ति जो कुछ भी ना खर्च करे, उसे हम बोलते हैं कृपण। ठीक है, ऐसा व्यक्ति कृपण कहलाएगा कि भूख लगी है, खुद के पेट को खाना है, लेकिन इंतजार करे कि सामने वाला आ जाए तो उससे 10 रुपए लेकर के कुछ खा ले। ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं कृपण, कंजूस। ठीक है, कंजूस, तो उसका विलोम हो जाएगा दानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
18वां क्वेश्चन हमारा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौटिल्य का विलोम शब्द। साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? ए मृदुलता, बी आर्तव, सी माधव, डी आर्जव। डी आर्जव। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी आर्जव। डी आर्जव। ठीक है। कौटिल्य का शाब्दिक अर्थ भी आप जान लीजिए, कौटिल्य का शाब्दिक अर्थ कुटिल होता है, कुटिल। और आर्जव का शाब्दिक अर्थ सरल होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सरल होता है। तो याद रखिएगा, यदि आपसे पूछे कुटिल का पर्यायवाची क्या है तो याद रखिएगा कौटिल्य हो जाएगा, कौटिल्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कृश। निम्नलिखित शब्द का या लिखित शब्द का विलोम शब्द चुनना है, तो वो शब्द कृश है। कृश का विलोम शब्द क्या होगा? ए विटप, ठीक है, बी हष्टपुष्ट, सी केश और डी भाव। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प बी हष्टपुष्ट। विकल्प बी आपका हष्टपुष्ट हो जाएगा। देखिए वैसे इसका जो सही आंसर है, ठीक है, जो इसका शाब्दिक अर्थ है, जैसे कृश, तो कृश का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, वो अर्थ होता है दुबला पतला, दुबला पतला। तो उस संदर्भ में इसका अर्थ हो जाएगा हष्टपुष्ट। ठीक है, हष्टपुष्ट। ठीक, तो आंसर इसका हो जाएगा विकल्प सेकेंड। विटप शब्द जो होता है वो पेड़ का पर्यायवाची होता है, केश मतलब बाल होते हैं, और भाव शब्द आशीर्वाद के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, या इसका एक शाब्दिक अर्थ उत्पन्न होना भी होता है, उत्पन्न होना भी होता है। दोनों अर्थों में इसका प्रयोग हो जाता है, आशीर्वाद के संदर्भ में या उत्पन्न होने के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। यह कह रहा है निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा एक युग्म गलत है? आपको उस युग्म की पहचान करनी है जो युग्म कैसा है, गलत है, यानी विपरीतार्थक युग्म ना दिए हो, समान युग्म दे दिए हो, या ऐसा दिया हो कि ना समान हो ना विपरीत प्रकृति के हो, दो बेमेल शब्दों का युग्म दे दिया हो। तो विकल्प है निषिद्ध का विहित, बिल्कुल होता है। निषिद्ध का विपरीतार्थक शब्द विहित होता है। वक्र का ऋजु, एकदम सही है भाई। वक्र मतलब होता है टेढ़ा, ऋजु मतलब होता है सीधा। कटु का तिक्त, ठीक है, तो सी विकल्प इसका, कटु मतलब भी कड़वा, तिक्त मतलब भी कड़वा, यही इसका आंसर हो जाएगा आपका, कटु का तिक्त हो जाएगा। ये विलोम युग्म जो है ये हो जाएगा आपका, ये गलत युग्म है। कटु का जो होना चाहिए वो मधुर होना चाहिए, कटु का कड़वा, कड़वा, ठीक है। तो इसका विकल्प होना चाहिए विपरीत अर्थक शब्द के रूप में मधुर होना चाहिए। और ये पाश्चात्य का प्राच्य होता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, पाश्चात्य का प्राच्य होता है। और कहीं कहीं रखेगा अगर प्राच्य ना मिले तो इसके विकल्प के रूप में एक शब्द हो सकता है पौर्वात्य, पाश्चात्य का पौर्वात्य भी हो सकता है। प्राच्य का मतलब होता है पूर्व अथवा प्राचीन, लिख लीजिए, पूर्व अथवा प्राचीन इसका अर्थ होता है, यानी पुराना, पूर्व अथवा प्राचीन अथवा पुराना, ये इसका अर्थ होता है प्राच्य का, ठीक है। और पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चिम से संबंधित, पश्चिम से संबद्ध, पश्चिम से संबद्ध जो कहलाता है उसको क्या बोलते हैं? पाश्चात्य बोलते हैं, पाश्चात्य, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन हमारा, कलह का सुलह से वही संबंध है जो कंटक का किससे है? विकल्प कंटक, कंटक मतलब कांटा, कंटक मतलब कांटा, विलोम बताना आपको कांटे का। तो फूल और कांटे सुने हैं ना, कांटे का विलोम क्या होगा? फूल। अब देख लीजिए फूल का क्या कोई पर्यायवाची है यहाँ पे? तो देखते हैं, लीजिए पहले ही मिल गया, ए पुष्प। तो भाई आंसर हो जाएगा इसका, हो गया। एक बार विकल्प देख लेते हैं।
ठीक है, ए पुष्प, बी कृपा, सी क्षमा, डी दानी। तो आंसर तो आपको ही गया, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए पुष्प। कृपा का विलोम लिख लीजिए कोप, ठीक है। दानी का अभी हमने पीछे पढ़ा कृपा, पीछे पढ़ के आए दानी का कृपा, ठीक है। और क्षमा, क्षमा का लिख लीजिए दंड, क्षमा, क्षमा कर दिया हमने, क्षमा कर दिया तो हमने उसको क्षमा नहीं किया बल्कि उसकी जगह उसको क्या दिया, दंड दिया। क्या दिया, दंड दिया। तो क्षमा का विलोम क्या हो जाएगा भाई, दंड हो जाएगा, दंड। अगला क्वेश्चन देख, 22वां क्वेश्चन, कुशाग्र। कुशाग्र का मतलब होता है तेज। पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ जान लीजिए। कुशाग्र का अर्थ होता है तेज। अब पूछा इसका विलोम सीधे सीधे बताना है, तो विकल्प देखे, ए मंद, बी नीच, सी चंचल, डी श्रेष्ठ, ठीक है। तो तेज का धीमा, धीमे को मंद बोलते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए मंद, ठीक है, ठीक है। नीच का उच्च, नीच का हम उच्च बना सकते हैं, नीच उच्च। चंचल का विलोम हो जाएगा स्थैर्य, लिख लीजिए, चंचल का विलोम हो जाएगा स्थैर्य, ठीक है। नेक्स्ट 23वां, गरल। बहुत बढ़िया शब्द है गरल। पहले तो इस शब्द का अर्थ ही जान लीजिए, पर्यायवाची में शब्द कई बार बहुत पूछा गया है। गरल किसका अर्थ होता है, गरल किसका अर्थ होता है। तो विकल्प देखते हैं, विकल्प ए शरबत, बी सुधा, सी रस, डी जल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी सुधा, बी सुधा, ठीक है। अर्थ देखते हैं, तो गरल का अर्थ होता है विष, जहर, विष या जहर। तो विष का हो जाएगा अमृत, यानी सुधा का मतलब क्या हो गया, अमृत, ठीक है। सुधा मतलब क्या हो गया। रामचरितमानस के सुंदरकांड में बहुत बहुत सुंदर चौपाई लिखी गोस्वामी तुलसीदास ने कि गरल सुधा त्रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सित लाई, ठीक है। बिल्कुल बहुत बढ़िया चौपाई लिखी है कि जो विपरीत प्रकृति के, विपरीत गुण के लोग भी हैं, वो एक दूसरे के मित्र हो जाते हैं। जैसे विष से अमृत मिल जाता है। गरल सुधा रिपु करई मिताई, ठीक है। विपरीत स्वभाव, अमृत और जहर के स्वभाव वाले लोग भी आपस में मित्र बन जाते हैं, ठीक है। बहुत फुर्सत पंक्ति। तो गरल का अर्थ हो जाएगा सुधा, यानी विष का पर्यायवाची, विष का विलोम अमृत, अमृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नकल का, नकल सबने सुना है, नकल का अकल। हम लोग कहते भी हैं कि नकल करने के लिए भी किसकी जरूरत है, अकल की जरूरत है। अकल, अकल मतलब असली, नकल मतलब नकली, नकली का विलोम असली, ठीक है, अकल का असली, ठीक है। तो प्रश्न का सही हो गया विकल्प, ठीक है। बाकी के विकल्प को हम छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यमुना का प्रवाह अविरल है किंतु वह गहरी है, किंतु वह कहीं गहरी है और कहीं। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए परीक्षाओं में। मैंने इस शीट में बोला था कि अब ऐसा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे दिया, एक भाषा है, एक स्टेटमेंट कथन के रूप में आपके सामने उपस्थित है। अब यहां पर आपको चुनाव भी करना है कि आपको किस प्रश्न का विलोम बताना है। आपके सामने विकल्प है, भाषा है, अब इसमें से किसका विलोम आपको बताना है। तो आपको मस्तिष्क को, अपने दिमाग को थोड़ा सा जागृत करना होगा, ठीक है। वही क्वेश्चन नहीं आएंगे कि सीधे सीधे आपसे पूछ दिया जाए कि भाई तेज का क्या होगा, ठीक है, कोई शब्द दे दिया आज का, कल क्या होगा, दिन का क्या, ऐसा नहीं है। परीक्षा है, दिन पे दिन
आप देख रहे हैं कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वालों की संख्या वो बढ़ती जा रही है, जो कंपटीशन है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में परीक्षक भी अपने प्रश्नों को, जो उनका स्तर है प्रश्नों का, उसको पढ़ाएगा, ठीक है। उसको भी जागृत मस्तिष्क चाहिए, सिर्फ रटा रटाया वाला ज्ञान नहीं चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति के लिए आप इन प्रश्नों के लिए भी तैयार रहें, और हम आगे के जो सेशन चलाएंगे उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चनों की अधिकता रहेगी, ताकि आप चीज़ों को, भाषा के अर्थ को जान सकें, ठीक है, और उसके अनुसार, ताकि परीक्षा में बैठे तो आपके सामने कोई भी चीज़ नई ना हो, आप भली भांति पूर्ण रूप से, ठीक है, उसका अध्ययन कर चुके हो, उस पर अभ्यास हो, आपका कमांड हो उस पर, ठीक है। तो इसी दिशा में हम आगे प्रयास करते रहेंगे। तो यहाँ पर ये गहरी है, और कहीं तो कहीं गहरी है, तो गहरी है तो कहीं पे क्या होगी, गहरी नहीं होगी, गहरी नहीं होगी। तो आपको गहरी का विलोम बताना है। तो विकल्प देखते हैं, ए सकरी, बी मोल, सी उथली, डी उभरी। तो गहरा, हम लोग बोलते हैं ना पानी गहरा है, तो कहीं कहीं बोलते हैं पानी उथला है, उथला है, ठीक है, गहरा नहीं है, ऊपर ऊपर है, उथला, ऊपर ऊपर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी उथली, सी उथली, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन है हमारा, संक्षिप्त गद्यांश की। अच्छा देखिए इतनी चीज देख लें जरा, है ना। इस प्रश्न को देखिए, निकालने का बहुत बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसमें पूछा गया है संक्षिप्त गद्यांश की। यहाँ देखिए, ये गद्यांश की विशेषता बता रहा है, विशेषण के रूप में। गद्यांश कैसा है, संक्षिप्त है, छोटा, संक्षिप्त है। तो व्याख्या की विशेषता बताने वाला एक विशेषण का पद आप ले आइए, ठीक है। गद्यांश कैसा है, संक्षिप्त यानी छोटा है, तो उसकी व्याख्या कैसी होगी। अब संक्षिप्त का विपरीत क्या होगा, संक्षिप्त मतलब छोटा, तो व्याख्या भी छोटी नहीं भाई, छोटा का विलोम बड़ा, बड़ा, तो व्याख्या उसकी बड़ी होनी चाहिए। अब देखिए, बड़ा से संबंधित कोई शब्द है क्या यहाँ पे, तो सरल मतलब तो कोई लेना देना नहीं, हट गया। विकल्प देखते हैं, सरल, बी विस्तृत, सी अपने शब्दों में, डी भावपूर्ण। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी विस्तृत। विस्तृत मतलब बड़ी, बढ़ा चढ़ा करके, खूब, ठीक है। हम कहते नहीं कि विस्तृत व्याख्या, हम लोग कक्षा 10 में बोर्ड की परीक्षाओं में लिखते रहे हैं कि गद्यांश की विस्तृत व्याख्या करें। विस्तृत व्याख्या करें का मतलब आपके मन मस्तिष्क में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हो, उससे संदर्भित उन सब को, उसमें अपने विचारों को प्रकट करें। तो ये जो आपका है संक्षिप्त का विलोम हो जाएगा विस्तृत। संक्षिप्त का विलोम क्या हो जाएगा, विस्तृत, ठीक है। तो साथियों, इस प्रकार से हमारा जो आज का चर्चा का क्रम रहा, ठीक है, वो समाप्त हुआ। तो अब अगले नेक्स्ट टर्न पे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आशा करता हूं कि आज का ये सेशन जो है ये आप सभी के लिए लाभकारी होगा, लाभदायक होगा।